नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय। अगेन आप सभी लोगों का स्वागत ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज के 2 पार्ट देख लिए हैं और हमने ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि इंदिरा गांधी की लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिहार आंदोलन के बारे में। और बिहार आंदोलन इंदिरा गांधी की लाइफ में तो इतना बड़ा मूवमेंट था जिसने इंदिरा गांधी की कमर तोड़कर ही रख दी और पूरी राजनीति को 365 डिग्री पे बदल के रख दिया। समझते हैं कि बिहार मूवमेंट है क्या। सबसे पहली बात तो बिहार मूवमेंट इसीलिए इतना ज़्यादा लकी साबित हुआ क्योंकि इसमें जयप्रकाश नारायण जी का बहुत बड़ा रोल था। और बिहार मूवमेंट के अंदर भी स्टूडेंट का मेन प्रोटेस्ट चलना चालू हुआ क्योंकि बिहार ने गुजरात की से इंस्पिरेशन ली। और बिहार के साथ भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि जो प्रोटेस्ट था, जो आंदोलन था, वो था आपका सबसे पहली बात तो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, खाने की कमी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और देश में बेरोजगारी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार बिहार की सरकार ने कूट कूट के बनाया था वो भर रहा था। दैट इज़ वाई। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो नवनिर्माण मूवमेंट 1973 के अंदर हुआ था, लेकिन यही बिहार आंदोलन 1974 18 मार्च में जैसे ही वो बंद होता है, ये पूरी तरीके से शुरुआत अपनी जड़ें बना लेता है और ये आंदोलन देश की इमरजेंसी के साथ जाके ही बंद होता है। अब यहाँ पे बिहार मूवमेंट के अंदर अगर आप देखो तो बिहार मूवमेंट में मेन करप्शन को लेके था। अगेन बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली को ख़त्म करने की मांग करी जा रही थी। इंदिरा गांधी जी एक तरफ एक इलेक्शन के अंदर हार गई थी, वहाँ उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती थी और यहाँ स्टूडेंट दोबारा से प्रोटेस्ट करने लग गया। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा, गलियों में प्रोटेस्ट करा, उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स करी, मतलब भूख आंदोलन जिसे हम कहते हैं, हड़ताल करे। और मेन मकसद था कि वो चाहते थे कि इमरजेंसी जो है, मतलब देश में फूड स्कैर्सिटी, खाने की कमी जो है उसको ठीक किया जाए, करप्शन ठीक किया जाए और देश में जो बेरोजगारी है वो ठीक करी जाए। लेकिन रिजल्ट सामने ही आता है कि पहली बार सरकार जो है इस चीज़ को करने से बिल्कुल मना कर देती है। यहाँ पे सरकार को अगेन इस्तीफ़ा देने की मांग करी जाती है, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है बोल देती है कि हम क्या कहते हैं, देश में अब इस्तीफ़ा देने के लिए रेडी नहीं है और देश में ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब मेन मकसद था कि भैया यहाँ पे जो सरकार है वो अपनी सत्ता में लालची हो चुकी है, अंधी हो चुकी है और वो कभी भी अब स्टूडेंट की बात को नहीं मानेगी। अब यहाँ पे लीड फिगर अगर हम बात करें इस आंदोलन के बारे में, स्टूडेंट को जब आंदोलन चलाना होता है तो स्टूडेंट को किसी बाहरी नेता की ज़रूरत पड़ती है। गुजरात मूवमेंट में तो आपके मोरारजी देसाई जी जो कांग्रेस के खुद एक जाने माने लीडर थे, तो उनकी वजह से गुजरात मूवमेंट जो था काफ़ी आगे बढ़ गया। यहाँ पे एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण की और जयप्रकाश नारायण वही व्यक्ति हैं जो गांधी जी के साथ आज़ादी के आंदोलन में सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी की तरफ से खान अब्दुल गफूर खान, लेकिन गफूर की सरकार थी, खान अब्दुल गफूर खान नहीं है, अब्दुल गफूर इनकी सरकार थी और स्टूडेंट्स इन्हीं के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण अगर आप बात करो तो जयप्रकाश नारायण की एंट्री होती है। जयप्रकाश नारायण अगर आप देखो तो 1979-76 की उम्र में मर गए थे इस आंदोलन के बाद। वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रह चुके हैं। जनता पार्टी बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है और देश में भारत छोड़ो आंदोलन, सर्वोदय मूवमेंट, जेपी मूवमेंट जो अभी हम संपूर्ण क्रांति वाला पढ़ रहे हैं, ये सारे मूवमेंट चलाने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण ही थे। अब जयप्रकाश नारायण जी जब फील्ड पे उतरते हैं जनता के साथ तो he demanded dismissal of the Congress government in Bihar and called a total revolution in the society। इन्होंने कहा कि हमें संपूर्ण क्रांति करने की ज़रूरत है और समाज में अगर हमें इस सरकार को गिराना है, इस सरकार को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, तो हमें एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमें टोटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। जनता से बस यही दरख्वास्त करा, कोई ईंटा नहीं मारेगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा। इस बिहार मूवमेंट को दिल्ली मूवमेंट ले जाने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि ये देश में ये बताना चाहते थे कि जब सरकार निकम्मी हो जाती है, जब सरकार तानाशाह हो जाती है, तो हमें दूसरा रास्ता खोलने की ज़रूरत होती है। अब ये मूवमेंट बिहार मूवमेंट होता तो देश के स्टेट तक ही सीमित होता, लेकिन अब ये मूवमेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है और देश में एक नारा लगता है लोकतंत्र बचाओ।
लोकतंत्र बचाओ का जब नारा लगता है तो गवर्नमेंट जो है मना कर देती है कि हम रिज़ाइन नहीं देंगे, और इसके चलते लोकतंत्र को बचाने के चक्कर में रेलवे हड़ताल पे आ जाती है। रेलवे हड़ताल पे आने का सबसे बड़ा रीज़न वो अभी आप आगे स्टोरी में पढ़ोगे कि रेलवे हड़ताल पे क्यों आती है। इस तरीके से आप देखोगे कि जेपी जो मूवमेंट था वो बिहार से दिल्ली इसलिए पहुंचता है क्योंकि सरकार रिज़ाइन करने से मना कर देती है, और ये सारे के सारे लोग जो कांग्रेस के खिलाफ होते हैं वो सारे के सारे लोग 25 जून को उस समय पार्लियामेंट का घेराव करने वाले थे। और उस समय सपोर्ट करने वाले व्यक्ति जो थे जेपी जी को, वो थे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस को, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और लोकतंत्र पार्टी, बहुत सारी पार्टी थी। और वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली होल्ड करने वाले कैपिटल में पहले व्यक्ति थे जो आपके क्या कहते हैं जेपी जी बनते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो रैली इंडिया मतलब कैपिटल में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो रामलीला मैदान में उन्होंने पहले भी रैली करी थी और ये भाषण दिया था कि भाई हमें सरकार को बताना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। स्टूडेंट है, प्रोटेस्टर्स है, लॉयर है, टीचर है, उसके बाद डॉक्टर हैं, ड्राइवर हैं, छोटे मोटे कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों को सरकार के खिलाफ आ जाना चाहिए, क्योंकि जब सरकार जनता के हितों की काम नहीं कर रही होती है तो हमें कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सरकार के खिलाफ आना ही पड़ता है। इस तरीके से जेपी जी के बारे में कुछ चीज़ है, आप सुनिए। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली पंक्ति के सेनानी और राजनेता थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1954 में उन्होंने बिहार में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की और 1957 में उन्होंने लोक नीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का फैसला किया। लेकिन 1960 के दशक में वो राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए। जयप्रकाश नारायण की निगाह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक हो रही थी। यही कारण है कि देश भर में संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार हटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस व्यवस्था की ही उपज है। वह तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के बढ़ते दबाव को देखते हुए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब दिल्ली के लाल किला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरी। उस वक्त राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जेपी जी जो थे वो बहुत बड़े नेता थे और 25 जून के दिन ही क्या कहते हैं जेपी जी की एक लास्ट रैली होनी थी 25 जून के दिन। तो 25 जून में जब उन्हें दिल्ली में बोला गया था कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे और हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार को बहुत अच्छे लेवल पे पता था कि जेपी जी एक ऐसे नेता है जिसके साथ लाखों की जनता जुटेगी, और ऐसे में उनको 24 जून की रात को ही 24 जून 1975 की रात को ही उनको गांधी मेमोरियल से मिडनाइट में पूरी तरीके से क्या कर जाता है जेल में डाल दिया जाता है। और ये भी नहीं बताया जाता है कि उन्हें क्यों लिया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है, कुछ भी नहीं बताया था। और देश में 25 जून के दिन सरकार ने हिडन रूप से इमरजेंसी लगा दी और 26 तारीख के दिन पूरे देश में वर्ल्ड वाइडली एक्सप्लेन करा गया कि भाई क्या कहते हैं देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है और ऐसे ऐसे में कोई भी अपोजिशन पार्टी है उसका कोई रोल नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी कहानी जो थी पूरी तरीके से आप कह सकते हो इंदिरा गांधी को एक और मुसीबत में डालने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 1974 जैसे ही हमने अभी बात करी कि मार्च 1974 के अंदर बिहार मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, वहीं अप्रैल मई के बीच में 74 में रेलवे हड़ताल पे चली गई थी। तो रेलवे के कर्मचारी के संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल आंदोलन पे चले गए। इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था जब से सरकार पावर में आई है 1971 से, जब से सरकार रेलवे कर्मचारी को ना तो बोनस दे रही है, ना सेवाओं से जुड़ी शर्तों के संबंध में
मांग को लेकर सरकार पे दबाव बना रहे हैं लोग, और इसीलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे कि सारी की सारी जनता एक में 20 दिन के बाद ये हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस लेनी पड़ गई। मतलब कि सरकार का मेन मकसद था सैलरी बढ़ाई जाए, और सरकार जो थी वो चाह रही थी कि हमारे बोनस के ऊपर, मतलब जनता चाह रही थी रेलवे कर्मचारी कि हमारे बोनस के ऊपर बातचीत हो। यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार और भी ज़्यादा परेशान हो गई जब रेलवे रेलवे कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत इसे सबसे सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 मई के महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारी की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मामले तो उठे ही, यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार ने इन हड़तालों को अवैधानिक करार दिया, जबकि होना नहीं चाहिए कि अगर कोई भी कर्मचारी अगर अपने अधिकारों की मांग करता हुआ आंदोलन कर रहा है तो आप उसे मना थोड़ी ना कर सकते हो। लेकिन ये अवैधानिक बताई गई सरकार के द्वारा, और रेलवे कर्मचारियों को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप कह सकते हो बिहार आंदोलन जो है एक नेशनल मूवमेंट बना, और बहुत सारे नॉन कांग्रेसी लोग भी इस मूवमेंट के अंदर जुड़े थे, जैसा कि हमने अभी देखा। तो यहाँ से कहानी जो है फ्लैशबैक में थोड़ी सी आगे जाती है। दैट इज़ वाई बिहार मूवमेंट 25 जून के दिन बंद कर दिया गया, और यहाँ से जेपी जी जो थे वो पूरी तरीके से एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे। और जब जैसे ही जेल से बाहर आते हैं इमरजेंसी के बाद, तो देश में एक नई पार्टी का आविष्कार करते हैं, और वो जनता पार्टी बनती है। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ का देखा आपने तीसरा पार्ट। बात करेंगे जल्द ही चौथे पार्ट के बारे में, जिसमें हम लास्ट रीज़न पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि इमरजेंसी डिक्लेयर होने के एक और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो जुडिशरी था, और जुडिशरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।